बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे शो के लिए, रेड रिबन शो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इन्हें इतनी जल्दी पा पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ही हैज़ बीन इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर्स। आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं ये। हमारे बीच में आ रहे हैं आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, उस समय एक बार मेरा मुंह टूटा था, तो उसके ज़िम्मेदार आप थे। क्योंकि मैं कोशिश करता था कि मैं हर चीज़ अमिताभ बच्चन जैसे करूँ, सीढ़ी पे चढ़ जाऊँ, बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाऊँ, और उस कोशिश में मेरी उम्र समय करीब 4-5 साल थी, मैं गिर गया था, मेरा मुँह ऐसे टेढ़ा हो गया था। तो उसका कारण आप थे, और मुझ जैसे लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे करीब 2 जनरेशन से आपको अपना आइडल मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। लेकिन अचीवमेंट आपके लिए क्या है? आपको कैसा लगता है कि इस मुकाम पर पहुंचकर जब सारी दुनिया के लिए आप एक लेजेंड हैं? ज़िंदगी में कभी ऐसा मैंने माना ही नहीं और ना ही सोचा कि कुछ बहुत ज़्यादा हासिल कर लिया है। भगवान की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है और आप जैसे प्रेमियों का सहयोग रहा है, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो फिल्मों में कर पाया हूँ वो केवल अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, जैसा कि मैंने कहा, माता पिता का आशीर्वाद, और वही बना रहे और इसी तरह हम अपने काम में सतर्क रहें, आगे बढ़ें। आपका नाम अमिताभ किसने रखा? शायद आपने कभी सुमित्रानंदन पंत का नाम सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। वो हमारे घर इलाहाबाद अक्सर रहा करते थे, और इत्तेफाक से जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन वो हमारे घर आए, और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरा नाम अमिताभ रख दिया। आपके पिताजी के गहरे मित्र रहे थे? बहुत ज़्यादा, जी। आपके माता पिता दोनों ही आपके लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व पे किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा? मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों माता पिता का ही जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ रहा। पिताजी उत्तर प्रदेशीय, बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के शख्स, तो एक माने से कहा जाए कि भारतीयता या एक ईस्टर्न एस्पेक्ट जिसको कहते हैं वो उनके मन में रहा, उनकी बातों में रहा, उनके स्वभाव में रहा। तो जाहिर है कि जो कुछ उनकी ओर से मुझे मिला वो एक ईस्टर्न कॉन्सेप्ट था। मेरी माता जी सरदारनी हैं, सिख फैमिली से थी, और एक बहुत ही एफ्लुएंट रईस घराने की। पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। अच्छा। लाहौर में उनकी शिक्षा हुई, और वहाँ से वो आई ब्याह करने बाबूजी के साथ। तो वो अपने साथ एक तरह से एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माता पिता के बीच एक बहुत अच्छा मिश्रण जो था, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न का, वो मुझे प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। आपका बचपन एक ऐसे घर में बीता है जो साहित्य कह लीजिए, हिंदी भाषा कह लीजिए, आर्ट कला कह लीजिए, उसमें पूरा गहराई से संबंधित रहा है, परंतु आपने एक्टिंग की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? बचपन से ही एक लगाव था स्टेज पे काम करने का, और एक समय आया जीवन में जबकि मुझे ऐसा लगा कि फिल्मों के माध्यम से ये जो हमारे अंदर एक इच्छा है, इसे कैसे पूरी की जाए, और इस ओर आकर्षित हो गया और इधर आ गया। रही साहित्य और कला की बात, तो ये मैं समझता हूँ कोई आवश्यक नहीं है, ना ही ज़रूरी है कि जो पिता करे वही बेटा भी करे। और वैसे भी माताश्री की ऐसी धारणा थी कि घर में एक कवि ही होना ही बहुत इसलिए मैं फिल्मों की ओर आ गया और बाबूजी कविता लिखते रहे। आपने कभी कल्पना की थी कि आप एक एंग्री यंग मैन प्रारंभ से कह लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपकी इमेज जो बनी वो एक एक्शन हीरो के रूप में बनी? ये तो देखिए, ये तो माध्यम का करिश्मा है, क्योंकि
मैंने तो ये कभी निर्धारित किया नहीं कि मुझे किस तरह के रोल्स मिलने चाहिए। ये तो उस जमाने में जो लोग कहानियां लिख रहे थे, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स बन रही थी, वो बनी, वो लिखी गई, और मैं तो केवल एक नौसिखिया कलाकार था जो कि उधर से गुजर रहा था। भाग्यवश मुझे वो रोल मिल गए, उन्हें मैंने निभाया, कुछ लोगों ने उसे पसंद किया, और उसके बाद एक खिताब जो है जो मुझे दे दिया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप कलाकार की हैसियत से फिल्मों में काम करने आए हैं तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप हर प्रकार का जो किरदार है उसे कर सकें। जिस समय मुझे आनंद मिली उस समय मुझे आनंद मिली, जिस समय जंजीर मिली उस समय जंजीर मिली। आपके निजी जिंदगी का संघर्ष जो रहा, अमिताभ बच्चन साहब भी, जिनको आज हम आइडलाइज करते हैं, उन्होंने भी एक ऐसा दौर देखा है जब आदमी को मालूम नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या कभी पलायन वाली प्रवृत्ति आ जाए। देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक अंश है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, संघर्ष का कोई अंत नहीं है। किस तरह उसके साथ जूझा जाए, कैसे उसके साथ उसे निभाया जाए, कैसे निपटा जाए, यही जीवन है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद और साथ हमेशा रहा। और जब कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई ऐसा समय आया जबकि ऐसा लगने लगा कि अब संघर्ष जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, या अब शक्ति नहीं रही उसके साथ जूझने की, तो या तो उनके लेखन से प्रभावित हुआ, या उनके साथ कुछ समय बिता करके, केवल उनके साथ बातचीत करके काफी कुछ मन को शांति मिली, धैर्य मिला और शक्ति मिली। लेकिन जीवन की छोटी छोटी जो बातें होती हैं वही उनसे सीखने को मिली। और एक बात जो मैंने पत्थर की लकीर की तरह हमेशा माना, और जो उन्होंने मुझे बहुत पहले मेरे यौवन में मुझे समझाया था, वो ये कि अगर तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, अगर तुम्हारे मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि वो फिर भगवान के मन का होता है। अच्छा। और भगवान जो है वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो ये एक जो बात उन्होंने मुझे सिखाई, मैंने अपने जीवन में हमेशा उसका इस्तेमाल किया, और मुझे ऐसा लगा कि जीवन का जो संघर्ष है वो अंत तो नहीं हुआ उसका, लेकिन कुछ कम अवश्य हुआ। सर, मन का ना हो से क्या अभिप्राय है? आपने जैसे कुछ चाहा और आपको वो नहीं मिला, अच्छा, तो कहीं कष्ट होता ही है। लेकिन ऐसा मान लेना कि ये हमारे मन का नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भलाई होगी। अच्छा। क्योंकि ये फिर भगवान के मन का हो रहा है, और भगवान जो है वो आपके लिए बुरा कभी नहीं चाहे। सर, मैं आपसे और भी बातें करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रेड रिबन शो में। सर, मैं चाहूँगा आप हमें एक बात और बताएं। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मेरी तो हाइट 6 फुट 3 इंच होने वाली है, अमिताभ जी जितनी। मैं भी यही उम्मीद करता था कि मैं 5 फुट 11 इंच पहुंच जाऊं तो बहुत अपने आप को कामयाब समझूंगा जी। वहां जब पहुंचा तो सोचा कि अब 6 को अगर मैं छू जाऊं तो ठीक रहेगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, 6'1", अच्छा। 6'2" पर जब मैं पहुंचा तो मेरी उम्मीदें जो थी वो पूरी हो गई, अच्छा। और मैं 6 फीट 2 इंच का रह गया। कोई शैतानी आपको बचपन में याद आती है जो आपने अपनी मम्मी के साथ या भाई के साथ में या परिवार के साथ में कुछ की हो, जो आपको अभी सुन के सोच के हंसी आती है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया? बहुत सी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि एक बात को बता दें। बिना पूछे घर से बाहर भाग जाना, जी। चाहे वो फिल्म देखने के लिए हो या मित्रों के साथ समय बिताना, समय से घर वापस ना आना, उसके लिए मार पड़नी, या चोरी छुपे वापस चले आना ताकि मार ना पड़े, इस तरह की चीज़ें। कभी कभी कुछ 2-4 आने चुरा लिए, या तो सिनेमा देखने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए, ये छोटी मोटी चीज़ें। आपके परिवार का
नेहरू परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा, तो कोई बीती यादें, ऐसी कोई बात जो आपको याद आती हो उनके बारे में, उनके विषय में, और उनका प्रभाव आपके जीवन में कैसे रहा? नेहरू परिवार से संबंध दरअसल सरोजनी नायडू जी ने करवाया था। वो प्रशंसक थी बाबूजी की कविता की, जी। और जब वो इलाहाबाद आई तो उन्होंने परिचय पंडित जी से करवाया, और उसके बाद फिर इंदिरा जी से और मेरी माता जी से, क्योंकि वो एक नवविवाहित बहू बन के इलाहाबाद आई थी, और इसी तरह वो संबंध बढ़ता गया, बनता गया। फिर दिल्ली में जब वो प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी के 2 पुत्र हुए, राजीव और संजय, उनके साथ हमारा उठना बैठना खेलना शुरू हो गया। इसी तरह से संबंध बनता रहा। समय के बड़े पाबंद थे पंडित जी, और ये हमेशा हमारे मन में ये बात रहती थी, क्योंकि वो मान लीजिए दोपहर का जो खाना हो, भोजन हो, वो 1:30 बजे दोपहर को वो खाने अपने घर आते थे, और राजीव और संजय जो थे वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहाँ भी हों, शहर के किसी भी कोने में हो, अगर 1:30 बजने से 3 मिनट पहले वो घर न पहुंच जाए तो उनके लिए मुसीबत होती थी। तो समय का उनको बड़ा एक अभाव था, प्रभाव भी था, और ये एक बहुत अच्छी बात थी जो कि हमेशा मैंने और हमारे घर में भी एक डिसिप्लिन रही है समय की, और इसको हमने अपनाया। डिसिप्लिन के अलावा ऐसा कौन सा नियम है जो आप अपने बच्चों को कहते हैं हमेशा करने के लिए, जो आपने अपने परिवार में एक रखा हुआ है कि हाँ, आपने खुली छूट भी दी होगी, आपने उनको पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्री भेजा, सब कुछ किया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपने बच्चों को आपने कही कि ये हमारे घर में होनी ही चाहिए? कोई हमने ख़ास ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी। कुछ आम जो घरेलू बातें होती हैं कि अब सब लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, और ये जो नई पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, इनके ख़यालात और इनके रहन सहन और चलने का जो तौर तरीका है वो हमारी जनरेशन से कुछ अलग है। हमारे ज़माने में बाबूजी कहा करते थे कि सड़क की जो स्ट्रीट लाइट है उसके जलने से पहले आप घर के अंदर आ जाइएगा। हमारी जो औलाद है वो जब स्ट्रीट लाइट बुझ जाती तब घर आते हैं। अच्छा। इसका मतलब जो सुबह हो जाती है तब वो घर में प्रवेश करते हैं। तो उनके ये सारे तौर तरीके बदल गए, लेकिन कुछ बातें जैसे कि बुजुर्गों के लिए आदर, और दिन में एक वक्त की जो रोटी है या भोजन जो है वो परिवार साथ मिल करके करे, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, जबकि एक ही मेज पर सब लोग बैठ करके एक साथ आपने खाना इस बात का ध्यान रखा है। जी। आपसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है, आपको थोड़ा वक्त दूंगा मैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम कैसे आएंगे अपने अगले मेहमान से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रेड रिबन शो में। सर, आपकी इजाज़त तो मैं अगले जो हमारे मेहमान हैं इन्हें यहाँ पर आमंत्रित करूँ। हमारे बीच में आ रही है एक ऐसी महिला जिनका इस प्रोग्राम रेड रिबन शो से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। उन्हीं ने इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए सोचा, पहली नींव रखी, और न केवल इस प्रोग्राम की बल्कि मुक्ति फाउंडेशन जो कि एड्स के अलावा और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में संलग्न है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये उन्हीं की अपनी फाउंडेशन है। आप समझ गए होंगे हमारे बीच में आ रही हैं हिंदुस्तान की जानी मानी समाज सेविका, और अभी हाल ही में बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर बनी हैं। वो आ रही हैं श्रीमती स्मिता ठाकरे जी। स्मिता जी, आपके बारे में बहुत सारी बातें हमें मालूम है, लेकिन जो बातें मालूम नहीं है वो ये हैं कि आपकी शुरुआत, आपका बचपन, क्योंकि आप बेसिकली एक आम मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित हैं। सभी की तरह जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं नॉर्मली वो सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित होते हैं। आपका बचपन कैसा बीता? मैं मुंबई से हूँ, और मेरी माँ एक शिक्षिका थी और पिताजी
प्रीमियर ऑटोमोबाइल में सर्विस करते थे, तो आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह मैं भी, मेरा अपब्रिंगिंग भी वैसे ही हुआ है। और जो कि मुझे पहले से ही समाज सेवा का, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि हाँ जी। बचपन से ही आपको समाज सेवा की ओर ध्यान था या बाद में बचपन से आकर? तो नहीं, जब मुझे समझ आई तो जैसे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देखते आई थी, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मैं अपने हिसाब से मैं सॉल्व करती थी। ये एक मेरी इच्छा, अंदर की इच्छा थी, और भगवान की दया से आज मुझे उस मोड़ पे लाया गया है कि मैं किसी फाउंडेशन की नींव रख के बिल्कुल। मैंने उसके ज़रिए अभी लोगों की सेवा करना शुरू किया है। पर इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपके सरनेम को, क्योंकि जी। आपने आपकी जब शादी, परिवार, आप जिस परिवार से आप बाद में विवाह उपरांत संबंधित रही, वो ठाकरे का परिवार था, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज में से एक आता है। जी। तो उनके भी सहयोग से आपको अपने सपने साकार करने का मौका मिला। एक ठाकरे सरनेम ऐसा है कि जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, और मेरा नसीब ये था कि मैं उस घर में पहुंच गई। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था कि यही मुझे मौका मिला और इस परिवार से ताल्लुकात हुआ, और आज मैं इस काम में ज़्यादा ध्यान दे सकूं। चाहे वो रोग हो या एड्स हो या गरीबी हो या और समस्याएं हों, उन्हें हल करती हैं। कैसे महसूस करती हैं अभी सब काम करके? लोग मुझे मिलने आते हैं और कुछ अनेक समस्याएं वो मुझे बताते रहते हैं, तो उसमें से काफ़ी समस्याएं जो हर एक रोग से जुड़ी हुई होती है, और जब कि उनके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करती हूँ और उनके मुंह पे जब मैं खुशी देखती हूँ, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। खुशी से मुझे ध्यान में आया, हंसी ना मान जाएगी। अच्छा। आपकी पहली फिल्म, आपका पहला वेंचर जी। एज ए प्रोड्यूसर, कॉमेडी लाइट हार्टेड फिल्म थी। डेविड धवन जी ने इसे डायरेक्ट किया था। तो आपने कहा था एक कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए, या डेविड जी का सजेशन था? नहीं, कैसे हंसी ना मान ये जाएगी? तो मेरा ही, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को जितनी खुशी दे सकूँ मैं अपनी तरफ से दे सकूँ, और जो कि ये सब्जेक्ट मैं खुद चाहती हूँ एक कॉमेडी फिल्म बनाऊँ और लोगों को खुश करूँ फिल्म के जरिए। मीरा नायर की एक फिल्म है माय ओन कंट्री, जो कि एड्स से संबंधित, मैंने देखी नहीं फिल्म, पर मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि वो एड्स से संबंधित है। एज ए प्रोड्यूसर आप भविष्य में कोई ऐसी फिल्म बनाने की सोच रही हैं या बनाएंगी? मेरा सहयोग फिल्म इंडस्ट्री से है। मैंने पहले ही प्यार में कभी कभी अगर पिक्चर देखी होगी, तो उसमें भी मेरा सहयोग है, जिसमें कि दिखाया है कि एक लड़के को एड्स होता है और फिर आखिर में कैसे एड्स होता है उसमें। तो उस पिक्चर में भी यही विषय था, जिसमें कि मेरा सहयोग ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसे सीरियल्स और पिक्चर्स अगर विषय मुझे मिलते रहे और लोगों के सहयोग मुझे मिला, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी।